हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। कल तक हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस वीडियोस में कि रक्त कितने टाइप का होता है, रक्त की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रक्तदान कैसे करते हैं, रक्तदान कैसे करते हैं। जब भ्रूण के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और माँ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है तब क्या इफेक्ट होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। आनुवांशिकी में रुधिर वर्ग का क्या महत्व होता है वो देख लेते हैं, या रुधिर वर्गों का एक्चुअल में क्या क्या महत्व होता है वो सब देख लेते हैं। पहला जो है रुधिर वर्ग का महत्व, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई एक लड़का है, उसके दो फैमिलीज आ जाती है लड़ने के लिए कि साहब ये तो हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। तो वो पैतृकता संबंधी समस्या का समाधान करने हेतु इसी रुधिर का यूज किया जाता है। पहला तो रुधिर से सुलझा देते हैं, अगर रुधिर से मामला नहीं बैठता है तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, जिससे कि पता चलता है वो किसका बच्चा है किसका नहीं है। ऐसे और भी रीजन है, तो इसको खोल के देख लेते हैं एक्चुअल में उसमें होता क्या है। रक्त से कैसे हम लोग किसी की आनुवांशिकी या किसी के माँ बाप का पता लगा सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो जी, एक्चुअल में रुधिर 3 टाइप का होता है मोस्टली, ए बी ओ करके इसको रुधिर का एक समूह नाम दिया जाता है। मोस्टली इन्हीं से बनता है रुधिर, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या कुछ नहीं, जीरो होगा या ओ ब्लड ग्रुप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इनसे ही हम लोग रक्त संबंधी समस्याओं का समाधान किया करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोगों ने देखा था कि रक्त के अंदर 6 टाइप के अलग अलग जीन्स थे। वो कौन कौन से थे? वो थे हमारे आई ए, पहला ये था। दूसरा था हमारा आई ए आई, ये तो थे हमारे ए के अंदर। बी के अंदर कौन सा था? आई बी आई, ये थे हमारे बी के अंदर। ए बी जो ब्लड ग्रुप था उसके अंदर जीन थे आई ए एंड आई बी, ये थे ए बी ब्लड ग्रुप में। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप था उसके अंदर थे ये आयोटा या आयोटा, इसको लिखा जा रहा था। तो कुल टोटल 6 जीन्स से हमारा रक्त ग्रुप कंप्लीट हुआ था। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देख लिया था। और इन्हीं जीन से वो बोलते हैं ना कि बाप के जीन बेटे में आ जाते हैं या माँ के जीन्स बेटे में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो जी, मान लो 2 फैमिलीज में लड़ाई हो गई कि साहब ये बेटा हमारा है, ये तो कह रहा है कि ये बेटा मेरा है, और ये फैमिली बोल रही है कि ये बेटा मेरा है। दोनों माँ बाप किसी की नहीं सुन रहे कि साहब ये तो हमारा है। ये है मम्मी और ये है अपने पापा। इधर ये है मम्मी और ये है पापा। अब दोनों भिड़ गए साहब, ये है अपना बेटा। दोनों आपस में भिड़ गए, ये बोल रहे हैं कि बेटा मेरा है और ये बोल रहा है कि बेटा मेरा है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये पहुंच गए कोर्ट। कहाँ पहुंच गए ये? कोर्ट में पहुंच गए। अब जज साहब शक्ल देख के तो तिलक नहीं निकाल सकते ना, कि शक्ल देख के तिलक निकाल दिया कि भैया तू तो इनका बेटा है, चला जा। आजकल क्लूज क्या है, सब इकट्ठे कर लेते हैं। झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वकील। तो यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया, जज ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने तीनों का क्या कर लिया, ब्लड सैंपल ले लिया। अब देखो जी, ब्लड सैंपल लेने के बाद क्या प्रोसेस हुई। इधर था जो मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप लिया, वो थे इनके ब्लड ग्रुप। मम्मी का ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ और पापा का है ए बी। अब इनके अगर जीन्स देखे हम लोगों ने, ये वाले जीन्स इनमें देखे तो इसका तो हो गया आयोटा आयोटा,
इसका हो गया IA IB। इधर के अगर हम लोगों ने ब्लड ग्रुप देखे तो इसका तो था A और इसका था B। इसका जब जीन देखा हम लोगों ने तो इसका था IA और इधर वाले का जीन था IBII। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो बेटा था जब इसका ब्लड ग्रुप निकाला तो उन्होंने बोला कि इसका ब्लड ग्रुप तो भैया B वाला ब्लड ग्रुप। कौन सा था माय डियर फ्रेंड्स? B ब्लड ग्रुप। अब देखो जी इनको कैसे चेक करते हैं। इनका ये जीन्स ले लिया अलग अलग। अब ये डॉक्टर कैसे चेक करता है? मान लो मम्मी का I और I, इधर वाली फर्स्ट फैमिली ले रहा हूं मैं। कौन सी? फर्स्ट फैमिली। ये हो गई फर्स्ट माता पिता और ये हो गए हमारे दूसरे माता पिता। तो पहली वाले माता पिता में से मम्मी का होगा II और पापा का जो जीन है वो है IA एंड IB। अब एक्चुअल में होगा क्या? देखो जैसे वो क्रोमोजोम्स मिलते थे, मेंडल के गुणों के अंदर क्रोमोजोम्स XX XY मिल जाता था, वैसे ये जीन्स भी आपस में माता का एक निकलेगा पिता का एक निकलेगा, दोनों के जीन्स आपस में मिलेंगे। तो इधर से निकला I मतलब आयोटा, माता का तो आ गया आयोटा और पिता का आ गया IA वाला। ओके जी, ये दोनों मिलके बन गए IA और इस आयोटा को I की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं I आयोटा। ओके जी, और ये मम्मी का जो ये फर्स्ट वाला आयोटा है ये इस B के साथ मिलके ये बना लेगा IB एंड I आयोटा। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट वाले के साथ ये दोनों जीन्स मिले तो ये अपने को ब्लड ग्रुप नेक्स्ट जनरेशन में प्राप्त होंगे। तो ये तो हो गया ब्लड ग्रुप हमारा A और ये हो गया ब्लड ग्रुप B। इधर वाले में क्या होगा? ये आयोटा किसके साथ मिलेगा? ये पहले A के साथ मिलेगा और ये आयोटा जब A के साथ मिलेगा तो ये बना लेंगे IA और I आयोटा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट में ये जब IB के साथ ये आयोटा मिलेगा, ये सेकंड वाला आयोटा IB के साथ मिलेगा तो ये हमारा बना लेगा IB एंड I टू द पावर आयोटा। ये आयोटा को ऐसे लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो ये वाला ब्लड ग्रुप हो गया हमारा, ये तो हो गया AI। देखो जी A और I कौन से वाले ब्लड ग्रुप में था? A में। तो ये हो गया A। इधर देखो B और I, ये B और I तो कौन से ब्लड ग्रुप में हो गया? B ब्लड ग्रुप में। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? B। तो इन माता पिता से जो संतान उत्पन्न होगी उसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या फिर B होगा। अपनी जो बेटा दे रखा है यहाँ पे कोर्ट में जिसके लिए लड़ाई हो रही है उस बेटे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? B। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया थोड़ा थोड़ा सा कि इनके B ब्लड ग्रुप वाला पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई भाई इनका बेटा ये हो सकता है। अब ये तो नहीं है, एक पक्ष को देख के जज फैसला नहीं देता है, दूसरे की भी सुनता है फिर फैसला देता है। तो अब दूसरे का चेक करते हैं। दूसरे का क्या होगा? मम्मी के कौन सा था? मम्मी के ब्लड ग्रुप था A वाला जिसके जीन्स थे IA क्योंकि अपने जीन्स कुल टोटल कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। पहले मम्मी के जीन्स थे IA एंड IA। इधर पापा के जीन्स थे अपने IB एंड II। पापा के जीन्स क्या थे? IB एंड आयोटा। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो जब मम्मी का ये IA वाला जीन इस IB वाले जीन से मिलेगा तो ये बन जाएगा IA एंड IB। जब मम्मी का ये IA वाला जीन इस आयोटा से मिलेगा तो ये बन जाएगा IA एंड I आयोटा। इसका क्या मतलब हो गया? ये तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया। देखो IA एंड IB, IA एंड IB, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप हमारा AB। कौन सा हो गया जी? ब्लड ग्रुप AB। इधर हो गया IA एंड II, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया IA एंड II। कौन सा हो गया? A वाला ब्लड ग्रुप। कौन सा हो गया? ये ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप हो गया। जब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, दूसरे जीन की, माता के दूसरे जीन की, जो इन दोनों जीन्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखो जब ये IA इस IB के साथ रिएक्शन करता है तो इनसे प्राप्त होता है IA एंड IB। और जब ये
IA इस आयोटा के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्राप्त होता है अपने को IA एंड II। जब इनका ब्लड ग्रुप फाइंड करते हैं हम लोग तो ये प्राप्त होता है ब्लड ग्रुप AB और इनसे प्राप्त होगा ब्लड ग्रुप A। तो जो हमारा सेकंड माता पिता है, जो दूसरे माता पिता लड़ रहे हैं कोर्ट में, उनके जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा? देखो AB A एंड A। जो संतान उत्पन्न होगी उसका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? या तो AB होगा या फिर A होगा। बट हमने देखा कि बेटे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बेटे का तो ब्लड ग्रुप ही B है, तो ये तो इनका पुत्र तो हो नहीं सकता। जो सेकंड वाले माता पिता है उनका पुत्र तो हो नहीं सकता। ये तो किसका पुत्र होगा? ये जो फर्स्ट वाले थे इन्हीं का ये पुत्र होगा। और इस तरीके से कोर्ट कचहरी में ये प्रूव हो जाता है जो ये जो पुत्र पैदा हुआ है ये कौन से माँ बाप का है? पहले वाले माँ बाप का ये पुत्र है। पहली तो ये हो गई, ठीक है जी। पहला तो यहां आ गया काम, रुधिर आनुवांशिकता। दूसरा, जब मां के गर्भ के बच्चे का हम लोग रुधिर चेंज करते हैं, किस केस में? अगर मां का ब्लड ग्रुप तो हो नेगेटिव और बच्चे का हो पॉजिटिव, तो उसमें RH प्रतिरक्षी की क्रिया होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गर्भ में ही बच्चे का रुधिर चेंज कर देते हैं। वो ब्लड ग्रुप चेंज करने में भी इसका यूज होता है। दूसरा, रक्तदान और रक्तदान करने में भी इसका यूज हो जाता है। इस प्रकार से ये 3-4 यूज हैं जो कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको नोट डाउन कर लेते हैं। किस किस में यूज करते हैं? पहला तो है हमारा पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में। पहला कौन सा हो गया? पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में। दूसरा है सफल रक्तदान कराने में। किसमें? सफल रक्तदान, जो हम लोग रक्तदान करवा रहे थे उसके अंदर भी इसका यूज होता है। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स, नवजात जो शिशु होता है उसमें रुधिर लयनता। कौन सी? रुधिर लयनता करवाने में। और चौथा है हमारा जो हीमोफीलिया रोग होता है ना, कौन सा रोग? हीमोफीलिया, उसके निदान में भी इसका यूज होता है। हीमोफीलिया या जो रोग कई बार आनुवांशिक होते हैं, जन्म के साथ ही आते हैं, उनका रोग भी इससे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कि नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स हमारा अंगदान या देहदान। क्या है? अंगदान व देहदान। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी की आंखें खराब हो जाती है या जब किसी को बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है तो उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या किया जाता है? उनकी आंखें दूसरी लगा दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं? भाई मेरे तो नई आंखें लगवा दी, मतलब एक बॉडी से आंखें निकाल कर दूसरी बॉडी में लगा देते हैं। मान लो किसी का लीवर खराब हो गया ज़्यादा शराब पीने से, या फिर कई कारण है जिनसे हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो जब किसी का लीवर खराब हो जाता है तो लीवर भी हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। कईयों में मोस्टली ये समस्या देखी जाती है, तो कई बार किडनी फेल हो जाती है काम करते करते। क्या हो जाता है जी? किडनी फेल हो जाती है, या फिर किडनी गुर्दे हमारे वो खराब हो जाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? अपने मम्मी की या पापा की, अपने रिलेटिव की, या फिर ऐसी किडनी जो बाजार में उपलब्ध होती है वहाँ से परचेज करके हम लोग हमारे किडनी लगवा लेते हैं। नहीं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। ऊतक या अंग, कोई टिश्यू या फिर हमारे कोई बॉडी पार्ट, अंदरूनी या कोई बाहरी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, चाहे वो डोनेट करने वाला आदमी जीवित हो या मृत हो, उससे किसी अंग का या ऊतक का एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? अंगदान।
तो उसने पहले वाले आदमी ने जो डोनेट कर रहा है उसने क्या कर दिया, अंगों का दान कर दिया। भाई भैया मेरा काम हो गया, तू ले जा। अंग दान विश्व के अंदर सबसे बड़ा दान कहलाता है। सोच लो हमारे बॉडी पार्ट्स में से कोई बॉडी पार्ट हम दूसरों को यूज के लिए दे रहे हैं। बाकी धन दौलत पैसा प्यार मोहब्बत सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये अंगों का दान करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। आपकी 2 किडनियां हैं, प्रॉपर वर्क कर रही है, आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, बढ़िया दौड़ रहे हो चल रहे हो और आपके बढ़िया टकाटक यूरिया बन रहा है। लेकिन किसी कारणवश आपका कोई खास रिलेटिव है, उसकी किडनीज फेल हो गई, उसकी किडनीज खराब हो गई और आपको 1 किडनी डोनेट करनी पड़ रही है। क्योंकि हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में देखा था कि मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है और 1 किडनी आपको डोनेट करनी पड़ रही है, तो सोचो आपके हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अंगदान को विश्व में सबसे बड़ा दान बोला जाता है। और विश्व के अंदर अगर कोई भी एक व्यक्ति अपनी देह को दान करता है, किसको दान करता है, देह को दान करता है, तो उससे 50 व्यक्तियों के ऑर्गन्स की हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। अब देखो जी, ये देह दान कौन करता है? पहले तो था अंगदान। अंगदान तो जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, मृत व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन ये जो देह दान है ना, ये देह दान ओनली मृत व्यक्ति ही कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? मृत व्यक्ति। अब मृत व्यक्ति भी 2 टाइप के, एक तो होता है पूरा मृत, ये तो पूरा पूरा जिसका मेंटली भी डेड और फिजिकली भी डेड। अब कई बार क्या होता है, मेडिकल साइंस के अंदर एक टर्म है ब्रेन डेड, जिसके अंदर दिमागी मृत्यु हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, बाकी पूरी बॉडी चालू रहती है लेकिन हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसको बोला जाता है ब्रेन डेड। दिमागी रूप से वो आदमी मर जाता है और वो एक तरीके की निष्प्राण देह हो जाती है, तो उससे भी कई लोगों की जरूरत के सामान उनमें से निकाले जाते हैं। लेकिन ये ब्रेन डेड बोला जाता है कि कई हजार आदमियों में एक व्यक्ति ब्रेन डेड होता है, बाकी सब नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ ऐसे कुछ सबकी हो जाती है। एक मृत व्यक्ति से लगभग 50 व्यक्तियों के अंगों की, जिनके जो भी अंग की कमी हो उसकी हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। और ये जो अंगदान या फिर देहदान है, ये बच्चे बूढ़े सभी, बच्चे से लेके 90 साल तक के बुजुर्ग तक सब कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा एज हो गई है तो वो भी देहदान हमारी उनकी कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने देखा कि एक आदमी, मृत आदमी की देहदान करने से 50 लोगों में बॉडी पार्ट्स की आपूर्ति हो जाती है। और ये मोस्टली देहदान किसका किया जाता है? ब्रेन डेड आदमी का। जो प्योरली डेड होता है उसका मेडिकल साइंस के अंदर क्या यूज होता है अभी हम देखने वाले हैं। ये ब्रेन डेड आदमी के बहुत ज्यादा ऑर्गन निकाले जा सकते हैं। देखो जी, ब्रेन डेड जो आदमी होता है ना, दिमागी मृत आदमी, उसके क्या होता है एक्चुअल में, हार्ट पंपिंग कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? हार्ट पंपिंग कर रहा होता है, हार्ट चल रहा होता है उसका, लेकिन क्या होता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो हार्ट चल रहा होता है तो किसी के अंदर, आपने सुना होगा किसी बच्चे के अंदर हार्ट में छेद हो गया या किसी बच्चे का हार्ट फेल हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसका ब्रेन काम कर रहा है लेकिन हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रेन तो डेड है लेकिन हार्ट काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से उस हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ऐसे व्यक्ति में जिसका ब्रेन प्योरली काम कर रहा होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो ब्रेन डेड आदमी का ही हार्ट काम में लिया जा सकता है। जो दूसरा प्योरली मर चुका है उसका हार्ट हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु कब होती है? जब हृदय की धड़कन रुक जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अंगदान व देहदान का महत्व। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अंगदान व देहदान का महत्व।
अंगदान व देहदान से क्या होते हैं? हमारी बुक के अकॉर्डिंग देखो जी, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक बार ये देख लेते हैं। मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। क्या है? मानव का जो शरीर है पूरी नेचर के अंदर सबसे बेस्ट कृति है। देखो वैसे तो जानवर भी है, पेड़ पौधे भी है, लेकिन मनुष्य के अंदर दिमाग है। बाकी के अंदर भी दिमाग है, खाना सभी खाते हैं, जैसे गाय भी, पशु भी चारा खाते हैं। जिस जगह पे एक जगह बांध दिया तो रोजाना मालिक की पालना करते हैं। दिमाग तो है, लेकिन इंसान जितना दिमाग उनके अंदर नहीं होता। जीवित प्राणी खूब सारे घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया भी घूम रहा है, वो भी जीवित प्राणी है, लेकिन इंसान जितना दिमाग उसके अंदर नहीं है। इंसान मनुष्य सबसे शानदार कृति है नेचर की, पहला। दूसरा, इंसान का जो शरीर है मिट्टी, जल और वायु से बना होता है और ये इसी में मिल जाता है। तो अगर हम लोग इसको हमारी मृत्यु के बाद में भी यूज लेना चाहे तो ले सकते हैं। कैसे? हमारी देहदान करके। भारत के अंदर एक आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख गुर्दों के ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। कितने गुर्दे? 2 लाख गुर्दे। बट एक्चुअल में हमें प्रोवाइड कितने हो पाते हैं? हमें प्रोवाइड हो पाते हैं 7,000 या फिर 8,000 गुर्दे। ऐसे ही करीब 50,000 हार्ट पेशेंट होते हैं। कितने? 50,000 हार्ट पेशेंट होते हैं। 50,000 नए हार्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर ब्रेन डेड होने वाले आदमियों से हार्ट की आपूर्ति जो होती है वो ओनली 10 to 15 ही हो पाती है। 10 या 15 ही हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं पूरे साल के अंदर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो कहा गया है शास्त्रों में कि पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम न आवे, मनुज मरे किसी के काम न आवे। जब कोई पशु मरता है तो मनुष्य के 100 काम में आता है। जैसे उसकी हड्डियां भी यूज में ले लेते हैं, उसके पंख भी यूज में ले लेते हैं, कई हाथी के जैसे दांत यूज में ले रहे हैं, किसी का क्या यूज में ले रहे हैं, मतलब सबका एक अलग अलग यूज हो गया। किसी के बालों से हम लोग ब्रश बना रहे हैं, या फिर मीट के रूप में लोग बाग उसको खा रहे हैं। तो कोई पशु मरता है तो उससे अलग अलग पशु से अलग अलग यूज ले लेते हैं आदमी, इंसान। लेकिन अगर इंसान मरता है तो इंसान की मृत्यु के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए कहा गया है इंसान मिट्टी का खिलौना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर आप लोग मिट्टी में नहीं मिलना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो बड़ा काम क्या है? हमारी देहदान। वो बड़ा काम क्या है? हमारा अंगदान, जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। जब हमारी एक निश्चित एज हो जाती है, हमें लगने लग जाता है कि हम लोग 20 साल और जिलेंगे, 30 साल और जिलेंगे, एट द एज ऑफ 70, तो उस टाइम पे हम लोग अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं जीवित रहते हुए। और 2 गवाहों की उपस्थिति के अंदर हम लोग अपनी देह का भी दान कर सकते हैं, जो कि किसके काम आती है? जो एमबीबीएस करते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं? एमबीबीएस। अब ये एमबीबीएस आप लोग वो मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस समझ रहे होंगे, तो एकदम करेक्ट समझ रहे हो। मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें मुन्ना भाई क्या था? एमबीबीएस कर रहा था, और एमबीबीएस बनने के बाद क्या बन रहा था? डॉक्टर बन रहा था। डॉक्टर बनने के लिए जो उनका प्रिंसिपल था, एक बार क्या करता है, उसको डेड बॉडी जो होती है उसका ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके अंदर क्या करता है मुन्ना भाई एमबीबीएस को, वो जब बॉडी को ऑपरेशन करते हैं या फिर बॉडी का चीर फाड़ करके एक एक अंग देखते हैं स्टूडेंट, तो मुन्ना भाई को दिखाई नहीं देता है, तो मुन्ना भाई अपने लिए दूसरी बॉडी का इंतजाम करके ले आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी देह होती है, हमारी मृत देह होती है, उसके ऊपर एक तो मेडिकल वाले स्टूडेंट शोध करते हैं, एक एक सामान अंदर से खोल खोल के देखते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में वो हमें शानदार से शानदार ट्रीटमेंट दे सके, हमें सफल उपचार दे सके। तो पहला तो मेडिकल स्टूडेंट के काम आ गया। दूसरा, हमारी देह से
कई अंग निकाले जा सकते हैं जिनकी आपूर्ति कई सारे लोगों में की जा सकती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक मृत व्यक्ति की देह दान से 50 लोगों में अंगों की आपूर्ति हो जाती है। तो एक देह से करीब 50 लोगों को कुछ न कुछ अंग मिल जाएंगे। तीसरा, मृत्यु के बाद 6 से लेके 8 घंटों तक आदमी की जो आंखें हैं उनको निकालकर दूसरों के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 6 से लेके 8 घंटों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी आंखें निकाल के दूसरों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि हमारी मृतदेह भी कितनी यूजफुल हो सकती है दूसरे लोगों के लिए। इसलिए हमें हमारी देह को डोनेट करना चाहिए। ऐसा एक आंकड़े बताते हैं कि भारत के अंदर प्रति 10 लाख व्यक्तियों में केवल 0.8 व्यक्ति ही अपनी देह का दान करते हैं। और जो विदेश है, विदेशों के अंदर प्रति 10 लाख पे लगभग 10 से लेके 30 तक लोग हम अपनी देह का दान करते हैं। देह का दान कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने किया है, जैसे साहित्यकार विष्णु प्रभाकर। कौन है? साहित्यकार विष्णु प्रभाकर है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी देह का दान किया है। दूसरा, जो हमारे नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बटालियन से एक कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था? लक्ष्मी सहगल। उन्होंने अपने कॉर्निया का दान किया था। और इस तरीके से ये जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, इन्होंने भी अपने कुछ न कुछ अंग दान किए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनसे जागरूक होके हमें करना यूँ चाहिए कि हमारी देह का दान करना चाहिए, ताकि कई लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जब हमारी एक देह से कितने आदमी जीवित रह रहे हैं? 50 आदमी। 50 आदमियों के काम आ रही है हमारी देह। तो हमारा शरीर तो वैसे भी या तो मोस्टली क्या होता है, या तो आदमी को जलाते हैं या फिर मिट्टी के अंदर दफना देते हैं। कुछ काम आया शरीर? कुछ भी काम में नहीं आया। लेकिन एक अंधविश्वास माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात अगर जला दिया जाए या दफना दिया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप देह दान करते हो तो उससे 50 लोगों को क्या मिलेगा? जीवन दान मिलेगा। क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? 50 लोगों को जीवन दान मिलेगा। तो आपके अकेले की मोक्ष प्राप्ति जरूरी है या 50 लोगों का जीवन दान जरूरी है? या आप लोग बैठ के सोचिएगा एक बार। इन अंधविश्वासों से बाहर निकलकर हमें क्या करना है? हमारी देह का दान करना है, ताकि कई लोगों की जिंदगियां संवारी जा सके। लोग इन अंधविश्वासों में पड़ के ना तो कोई अंग डोनेट करते हैं और ना ही अपनी देह का दान करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी अवेयर एंड टेक केयर। और ये देख लेते हैं एक बार कौन कौन कर सकता है देह का दान। देह का दान माय डियर फ्रेंड्स, जो छोटा बच्चा होता है उस बच्चे से लेके एकदम बुजुर्ग आदमी जो है वो सभी अंगों का और देह का दान कर सकते हैं। 18 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसकी देह का दान उसके जो वारिस है वो वारिस करता है, जबकि जो 18 साल से बड़ा है आदमी उसकी देह का दान 2 गवाहों की उपस्थिति में, कितने गवाह? 2 गवाहों की उपस्थिति में किया जाता है। और 2 गवाहों की उपस्थिति में वो ये लिख के दे सकता है कि मैं मृत होने के बाद मेरी देह का दान फला फला हॉस्पिटल को कर दिया जाएगा, जो चाहे वो मेरी मृत देह के साथ कर सकता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आप लोगों का नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन की दृष्टि से। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा एक और एजुकेशनल ग्रुप है,
रहड़ एजुकेशन, RAHAREDUCATION, उस पर आप ब्लॉग कर सकते हो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।